25 जून 2024 तक इंडिया के सभी लिस्टेड बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का टोटल मार्केट कैप ऑलमोस्ट 52 लाख करोड़ था। इनमें टॉप 3 बैंक्स HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI का कंबाइंड मार्केट कैप अबाउट 29 लाख करोड़ था, जो टोटल मार्केट कैप का 56% है। सिर्फ मार्केट कैप ही नहीं, बल्कि इन तीनों का कंबाइंड नेट प्रॉफिट इज 52% ऑफ ऑल लिस्टेड बैंक्स। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका कंबाइंड नेट प्रॉफिट दूसरे सभी लिस्टेड बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के कंबाइंड नेट प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तीनों बैंक्स ना सिर्फ इंडियन बैंकिंग सेक्टर के बेलवेदर्स हैं, बल्कि इंडियन इकोनॉमी में भी ये प्राइम पोजीशन होल्ड करते हैं। अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो इनमें से कौन सा बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, या ये तीनों ही बैंक्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना डिजर्व करते हैं? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम इंडियन बैंकिंग के जायंट्स HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI को कंपेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन बैंक्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का आइडिया हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अपने पोर्टफोलियो के लिए सबसे अच्छा बैंक चुन सकेंगे। ये फेस ऑफ वीडियो कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है। हर एक सेक्शन में हम कुछ मैट्रिक्स पर नज़र डालेंगे और तीनों बैंक्स को कंपेयर करेंगे। आप इस वीडियो में डिस्कस्ड मैट्रिक्स और कंपैरेटिव फ्रेमवर्क का यूज किसी दूसरे बैंक का एनालिसिस और कंपैरिजन करने के लिए भी कर सकते हैं। तो आइए तीनों बैंक्स के ब्रीफ बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। ये HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI की हिस्ट्री का एक शॉर्ट टूर होने वाला है। एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी की लेगेसी के बारे में जानना काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अगले सेक्शन पर जा सकते हैं। तो आइए HDFC बैंक से स्टार्ट करते हैं। HDFC बैंक की हिस्ट्री HDFC लिमिटेड या हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से शुरू होती है। HDFC लिमिटेड की फाउंडेशन 1977 में लेट श्री HT पारेख ने रखी थी। 1994 में HDFC को बैंक सेटअप करने के लिए RBI से अप्रूवल मिल गया और इस तरह अगस्त 1994 में HDFC बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ। 2000 में टाइम्स बैंक और 2008 में सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब को HDFC बैंक में मर्ज कर दिया गया। हालांकि बैंक की हिस्ट्री में वाटरशेड इवेंट 2023 में इसकी पेरेंट कंपनी HDFC लिमिटेड के साथ इसका मर्जर था, जिसके बाद HDFC लिमिटेड का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब आते हैं ICICI बैंक पर। ICICI बैंक की हिस्ट्री ICICI या इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से शुरू होती है, जिसकी शुरुआत 1955 में इंडियन बिजनेसेस को प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए की गई थी। ICICI बैंक 1994 में ICICI ग्रुप के एक पार्ट की तरह शुरू हुआ था। 2001 में ICICI और ICICI बैंक मर्ज होकर सिंगल एंटिटी बन गए। तो HDFC बैंक की तरह ICICI भी लिबरलाइजेशन के दौर 1994 में एग्जिस्टेंस में आया। हालांकि HDFC बैंक का मर्जर रिसेंटली अपने पेरेंट बैंक के साथ हुआ है, जबकि ICICI और ICICI बैंक का मर्जर ऑलमोस्ट 23 साल पहले हो चुका है। और फाइनली अब आते हैं SBI पर। SBI की हिस्ट्री 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा की शुरुआत हुई थी, जिसका बाद में नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया था। 1921 में बैंक ऑफ बंगाल को बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अपने टाइम का सबसे बड़ा बैंक था, जिसने कमर्शियल बैंक, बैंकर्स बैंक और गवर्नमेंट बैंक तीनों का रोल प्ले किया है। जब 1935 में RBI एग्जिस्टेंस में आया तो इंपीरियल बैंक इंडिया का क्वाजी सेंट्रल बैंक नहीं रहा। हालांकि आने वाले सालों में भी ये सेंट्रल बैंक के कई फंक्शंस को हैंडल करता रहा। इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी स्पेशली रूरल सेक्टर को सर्व करने के लिए एक स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक की ज़रूरत थी। ऐसे में इंपीरियल बैंक को टेक ओवर किया गया और 1955 में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। अगर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो SBI डेफिनेटली हैज़ एन एज। इसने ना सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बल्कि ये इंडियन इकोनॉमी के साथ भी डीपली जुड़ा हुआ है। आइए अब तीनों बैंक्स के लोन पोर्टफोलियोज को कंपेयर करते हैं। लोन पोर्टफोलियो पर एक नज़र डालने से बैंक की ओरिएंटेशन को असेस करने में हेल्प मिल सकती है। फॉर इंस्टेंस HDFC की लोन बुक का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा रिटेल कस्टमर्स के लिए है,
इसमें 20% हिस्सा कॉर्पोरेट्स का है और बाकी 31% हिस्सा कमर्शियल और रूरल बैंकिंग का है। HDFC बैंक के कमर्शियल और रूरल बैंकिंग वर्टिकल में MSMEs, इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स, कमर्शियल एग्रीकल्चर, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, हेल्थ केयर फाइनेंस, इक्विपमेंट फाइनेंस और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए लोन इंक्लूडेड है। ये वर्टिकल बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में भी हेल्प करता है। जहां तक ICICI बैंक का सवाल है, इसकी लोन बुक का आधे से ज़्यादा हिस्सा रिटेल कस्टमर्स के लिए है। इसमें कॉर्पोरेट्स का हिस्सा अबाउट 21% है। फाइनली SBI के केस में रिटेल का 42% और कॉर्पोरेट्स का 35% शेयर है। ये कंपैरिजन कैसे हेल्पफुल है? HDFC बैंक और ICICI बैंक के कंपैरिजन में SBI कॉर्पोरेट्स के लिए बेटर ऑप्शन है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के बीच जब कॉर्पोरेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो SBI के बेटर परफॉर्मेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। HDFC बैंक और ICICI बैंक का कंपैरेटिवली लार्ज रिटेल एक्सपोजर है, उन्हें ज़्यादा स्टेबल बनाता है। रिटेल लोन्स कम लंपी होते हैं, इसलिए कुछ बैड लोन्स बैंक्स की लोन बुक्स को बुरी तरह से डैमेज नहीं करते हैं। आइए अब तीनों बैंक्स का साइज कंपेयर करते हैं। साइज मेजर करने के लिए कई मैट्रिक्स का यूज किया जा सकता है। वीडियो की शुरुआत में हमने मार्केट कैप के बारे में बात की थी, जो खुद भी एक मैट्रिक है। बट बैंक्स के केस में बैलेंस शीट के साइज या बैलेंस शीट के एसेट्स पार्ट को चेक करना ठीक रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी बैंक के लिए इनकम का मेजर सोर्स लोन्स हैं और लोन्स बैलेंस शीट के एसेट सेक्शन से बिलोंग करते हैं। डिपॉजिट्स और एडवांसेस पर नजर रखना भी जरूरी है। डिपॉजिटर्स के फंड्स को डिपॉजिट कहा जाता है, जबकि एडवांसेस बैंक की ओर से दिए गए लोन्स हैं। मार्केट कैप के टर्म्स में HDFC बैंक टॉप पर है, लेकिन एसेट्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स के मामले में सिचुएशन क्विकली चेंज हो जाती है और SBI सबसे बड़ा बैंक बनकर सामने आता है। ये HDFC बैंक और ICICI बैंक से 2 गुना बड़ा है। HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर के बाद HDFC बैंक का साइज भी ICICI बैंक के कंपैरिजन में काफी बढ़ गया है। इसके एसेट्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स ICICI बैंक से ऑलमोस्ट 2 गुना है। ब्रांचेस के टर्म्स में SBI की रीच अपने पेयर्स के कंपैरिजन में करीब 2 से 3 गुना ज्यादा है। जहां तक साइज का सवाल है तो SBI अनडिस्प्यूटेड विनर है। उसके बाद HDFC बैंक और ICICI बैंक का नंबर आता है। आइए अब अगली मैट्रिक ग्रोथ को देखते हैं। साइज की तरह हम ग्रोथ को मेजर करने के लिए भी कुछ मैट्रिक्स को कंसिडर करेंगे। इसमें डिपॉजिट्स, एडवांसेस, नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शामिल हैं। हमने प्रीवियस सेक्शन में डिपॉजिट्स और एडवांसेस पर डिस्कशन की थी, तो चलिए नेट इंटरेस्ट इनकम या NII के बारे में बात करते हैं। NII एक इम्पॉर्टेंट बैंकिंग मैट्रिक है। ये इंटरेस्ट अर्न्ड और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के बीच का डिफरेंस है। बैंक अपने लेंडिंग ऑपरेशन से इंटरेस्ट कमाता है और उसे अपने डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। NII इस इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस है। NII को ब्रॉडली बैंक का रेवेन्यू भी कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक्स के पास इनकम के दूसरे सोर्सेज भी होते हैं। सिमिलरली बैंक के लिए इंटरेस्ट चुकाना ही सिर्फ अकेला एक्सपेंस नहीं है, इसके अलावा दूसरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं। फिर भी NII किसी बैंक की कोर एक्टिविटी के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक यूजफुल मैट्रिक है। एडवांसेस और डिपॉजिट्स की ग्रोथ के मामले में HDFC बैंक विनर है, बट बैंक के साथ HDFC लिमिटेड के मर्जर के इम्पैक्ट को ना भूलें। NII और पैट ग्रोथ की टर्म्स में ICICI बैंक टॉप पर है। ओवरऑल ICICI बैंक और HDFC बैंक ग्रोथ के मामले में SBI से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए अब एफिशिएंसी पर बात करते हैं। एफिशिएंसी के लिए हमने नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कासा रेशो और कॉस्ट टू इनकम रेशो जैसे मैट्रिक्स को कंसिडर किया। ये सभी आपको एलियन टर्म्स लग सकती हैं, सो लेट मी एक्सप्लेन देम फर्स्ट। बैंक्स के केस में नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स या NIMs ऑपरेटिंग मार्जिन्स के इक्विवेलेंट होते हैं। इसकी कैलकुलेशन नेट इंटरेस्ट इनकम या NII को एवरेज अर्निंग एसेट से डिवाइड करके की जाती है। हम प्रीवियस सेक्शन में NII पर डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं आपको NIM कैलकुलेशन का एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज किसी बैंक का NII 1000 करोड़ है और उसके एवरेज अर्निंग एसेट्स 25,000 करोड़ हैं, तो NIM 4% होगा।
NIM जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर होगा। ये बताता है कि बैंक का मार्जिन प्रोफाइल सुपीरियर है। इसके बाद नंबर आता है कासा रेशो का। कासा का मतलब है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। कासा रेशो बैंक के ओवरऑल डिपॉजिट्स में ऐसे डिपॉजिट्स के प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करता है। कासा डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं, इसलिए अगर बैंक के पास ज़्यादा लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होगी। इसके बाद आता है कॉस्ट टू इनकम रेशो। इसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग इनकम से डिवाइड करके निकाला जाता है। बैंक्स के केस में ऑपरेटिंग इनकम इक्वल्स टू NII प्लस अदर इनकम। कॉस्ट टू इनकम रेशो बैंक के ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को असेस करने में हेल्प करती है। ये रेशो जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा। आइए अब HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI के लिए इन मेट्रिक्स NIMs, कासा रेशो और कॉस्ट टू इनकम रेशो को देखते हैं। अब क्योंकि NIM एक क्रूशियल मेट्रिक है तो आइए इसके हिस्टोरिकल ट्रेंड पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। 2023 में मर्जर के बाद से HDFC बैंक के NIMs में शार्प फॉल आया है। ऑन द अदर हैंड ICICI बैंक के NIMs में लगातार इंप्रूवमेंट हुई है। इस मेट्रिक के मामले में SBI पीछे रह गया है। आइए अब बाकी दोनों मेट्रिक्स कासा रेशो और कॉस्ट टू इनकम रेशो की एवरेज वैल्यूज को देखते हैं। जहां तक कासा रेशो का सवाल है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाउएवर, कॉस्ट टू इनकम रेशो HDFC बैंक के फेवर में है। बट वेट बिफोर यू जंप टू अ कंक्लूजन हियर, एवरेजेस से डिटेल छिप जाती है। आइए HDFC बैंक की हिस्टोरिक कॉस्ट टू इनकम रेशो को देखते हैं। 2023 में HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर के बाद से HDFC बैंक की कॉस्ट टू इनकम रेशो में शार्प जंप आया है। इसीलिए जहां तक एफिशिएंसी मैट्रिक्स का सवाल है, NIMs ICICI बैंक के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। कासा रेशो नॉन डिफरेंशिएटर है और एवरेज टर्म्स के मामले में कॉस्ट टू इनकम रेशो HDFC बैंक के फेवर में है। लेकिन ये देखना भी बाकी है कि मर्जर के बाद HDFC बैंक अपनी कॉस्ट्स में हुए सडन राइज के बारे में कुछ कर पाता है या नहीं। फिलहाल ऐसा लगता है कि ये अपने पेयर्स के मुकाबले कॉस्ट एडवांटेज को लूज करने के लिए ससेप्टेबल है। आइए अब तीनों बैंक्स के क्वालिटी कोशेंट को कंपेयर करते हैं। क्वालिटी को असेस करने के लिए हम तीन मैट्रिक्स का यूज करेंगे, NPAs या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। इन सिंपलर टर्म्स, NPAs बैड लोन्स होते हैं। जिस लोन के इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट या फिर प्रिंसिपल 90 दिनों तक नहीं चुकाया गया वो NPA बन जाता है। अब बैंक्स के पास NPA से डील करने के अपने ही तरीके हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपको बैंक के NPAs के लिए एक्सट्रीमली कॉशियस रहना चाहिए। NIMs की तरह NPAs भी ट्रैक करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। तो आइए तीनों बैंक्स के हिस्टोरिक NPAs को देखते हैं। हिस्टोरिकली HDFC बैंक का NPA ICICI बैंक और SBI से कम रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ICICI बैंक और SBI के NPAs में भी शार्प फॉल देखा गया है। यहाँ हम ग्रॉस NPAs के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रॉस NPAs प्रोविजनिंग से पहले के NPAs हैं। अब प्रोविजनिंग क्या है? प्रोविजनिंग का मतलब है NPAs के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए एक अमाउंट को अलग रखना। NPA का दूसरा पॉपुलर मेट्रिक है नेट NPAs, जो प्रोविजनिंग के बाद का NPA है। लेकिन NPAs की रियल पिक्चर जानने के लिए ग्रॉस NPAs को चेक करना बेटर है। ग्रॉस NPAs के मामले में HDFC बैंक क्लियरली सबसे आगे है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स पर बात करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी एक क्लासिक प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक है, जो नेट प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के फंड्स या इक्विटी से डिवाइड करके निकाला जाता है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने का एक तरीका है, लेकिन ये बैंकों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि उनके पास एसेट हैवी बैलेंस शीट होती है। आइए तीनों बैंक्स के मामले में इन दो मैट्रिक्स के 5 साल के एवरेजेस को चेक करते हैं। इन टर्म्स ऑफ बोथ ROE एंड ROA HDFC बैंक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। ICICI दूसरे और SBI तीसरे नंबर पर है। लेकिन जब हम 3 ईयर एवरेज को देखते हैं तो सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है। ROE की टर्म्स में ICICI बैंक और SBI ने लास्ट 3 ईयर्स में बेटर परफॉर्म किया है। रिसेंट ईयर्स में इन दोनों बैंक्स के ROA परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हिस्टोरिकली HDFC बैंक क्वालिटी के मामले में आगे है, लेकिन ICICI बैंक और SBI तेजी से उसके बराबर आ रहे हैं। और फाइनली अब आखिरी मेजर स्टॉक परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशंस पर बात करते हैं।
आइए सबसे पहले तीनों बैंक स्टॉक्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। 5 साल या उससे ज़्यादा समय में आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी बैंक और एसबीआई से बेटर परफॉर्म किया है, बट शॉर्टर पीरियड्स में एसबीआई का परफॉर्मेंस बेटर रहा है। इसका रीज़न कुछ साल पहले एनपीए क्लीनअप के बाद एसबीआई के परफॉर्मेंस में स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है। ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने एचडीएफसी बैंक से बेटर परफॉर्म किया है। अपने कम रिटर्न्स के चलते एचडीएफसी बैंक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है। आइए तीनों कंपनीज के डिविडेंड्स पर एक नज़र डालते हैं। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में एसबीआई की डिविडेंड यील्ड सबसे अच्छी है। इस लिस्ट में एचडीएफसी बैंक सेकंड और आईसीआईसीआई बैंक लास्ट स्पॉट पर हैं। डिविडेंड यील्ड डिविडेंड अमाउंट को स्टॉक प्राइस से डिवाइड करके निकाला जाता है। इस मेट्रिक का यूज डिफरेंट स्टॉक्स में डिविडेंड्स को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये रिस्पेक्टिव स्टॉक प्राइसेस के टर्म्स में डिविडेंड अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता है। फाइनली इन 3 बैंक स्टॉक्स की वैल्यूएशंस को चेक करते हैं। नाउ सिंस बैंक्स एसेट हैवी बिजनेसेस हैं, इसीलिए उनके प्राइस टू बुक रेशो या पीबी रेशो को चेक करना बेटर है। प्रेजेंट में कोई स्टॉक कितना चीप है इसका अंदाजा लगाने के लिए पीबी रेशो के हिस्टोरिकल मीडियन से कंपैरिजन करना भी यूजफुल है। अगर हम तीनों बैंक्स का एक दूसरे से कंपैरिजन करें तो आईसीआईसीआई बैंक इस समय सबसे एक्सपेंसिव है और एसबीआई सबसे चीप है। पीएसयू बैंक्स अपने प्राइवेट पेयर्स के कंपैरिजन में लोअर प्राइस पर ट्रेड करते हैं, इसीलिए एसबीआई हैज हिस्टोरिकली बीन चीपर टू। अगर हम हर बैंक के वैल्यूएशन का कंपैरिजन उसके हिस्टोरिकल मीडियन से करें तो एचडीएफसी बैंक डिस्काउंट पर है, जबकि दूसरे दोनों बैंक्स प्रीमियम पर हैं। पर्टिकुलरली एसबीआई अपने मीडियन पीबी से बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर है। ये वैल्यूएशंस हमें तीनों बैंक्स के रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में भी बताती हैं। आईसीआईसीआई और एसबीआई ने पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, इसलिए उनकी वैल्यूएशन भी बढ़ने लगी है। ऑन द अदर हैंड एचडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस मेट्रिक्स स्लो होने के चलते इसके वैल्यूएशन मेट्रिक्स में भी डाउनफॉल आया है। तो सभी मेट्रिक्स को देखते हुए तीनों में से सबसे अच्छा बैंक कौन सा है? ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपके सामने सारे डेटा पॉइंट्स प्रेजेंट कर दिए हैं और एक इंटेलिजेंट व्यूअर होने के नाते अब आप हमें और अपने फेलो व्यूअर्स को बताएं कि आपके ओपिनियन में कौन सा बैंक सबसे अच्छा है और क्यों। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें और आपके कमेंट्स के बेसिस बेस्ट बैंक डिसाइड किया जाएगा। एंड आई विल बी बैक सून विद अनदर इंसाइटफुल वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.